ओके, हम स्टार्ट करेंगे डाटा की इंपोर्ट से। मैंने कहा था डाटा को इंपोर्ट करने के दो मेथड है, या तो ईव्यू से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें या सिंपल एक्सेल की फाइल से डाटा कॉपी पेस्ट कर लें। लाइक सिंपल एरो को आपने ड्रैग करना है फ्रॉम दिस सेल वन, फ्रॉम रो ए टू एच, जितना भी आपका डाटा है, कंट्रोल कॉपी। देन ईव्यूज को ओपन करें। ईव्यूज को ओपन करने के बाद सिंपल ये जो आपको ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर का जो आपको एक पैनल नजर आ रहा है, इस पैनल के अंदर ये वर्किंग पैनल है। जो व्हाइट पैनल नजर आ रहा है ये कमांड पैनल है। जब आप कमांड के थ्रू वर्किंग करेंगे तो व्हाइट के अंदर, और जब आप डाटा पेस्ट करेंगे, डाटा शीट्स बनाएंगे, तो वो ब्लू के अंदर पेस्ट होंगी। सिंपल मैंने पेस्ट किया तो मेरे पास फर्स्ट प्रॉम्प्ट आ गया। इसके अंदर मेरे पास वो कह रहा है कि डाटा के आपके पास ये कॉलम है। अगर ईव्यूज 10 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आके रीनेम की आपको अलाउ करता है। मैं यहां से इसको रीनेम कर देता हूं फॉर दी इजीनेस। डेट टू इक्विटी को मैं डीटीई कर देता हूं, बोर्ड साइज को बीएस, एनईडी को एनईडी रहने देते हैं, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग रीनेम करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट नेम होंगे तो इजी होगा, टाइम सेविंग होगी। प्लस आपको जब इक्वेशन जनरेट कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको बड़े बड़े नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। जितना बड़ा नेम होगा एरर के चांसेस उतने ज्यादा हैं। जितना छोटा नेम, लाइक लेट्स अज्यूम अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिखूं, जस्ट काउंट द वर्ड्स। अगर मैं सिंपल पीएसएक्स लिख दूं तो, या पाकिस्तानी रुपी में लिखने के बजाय जस्ट पीकेआर लिख दूं, समझ तो मुझे आ रही है, डाटा मेरा है तो मुझे अंडरस्टैंडिंग भी है कि यार इस पीकेआर का क्या मतलब है। गॉट इट। देन रिटर्न ऑन एसेट्स है, टोटल एसेट्स को मैं टीए कह देता हूं, और लास्ट में हमारे पास डिविडेंड है। नेक्स्ट और फिनिश। तो मेरे पास शीट, डाटा शीट आ गई है। फर्स्ट वर्क हमने क्या करना है, आपने हर सीरीज, सीरीज का मतलब वो एक्सेल के अंदर कॉलम, गॉट इट। यहां पे वर्ड सीरीज यूज हो रहा है। इसको मैं वेरिएबल भी कह सकता हूं, इसको मैं फीचर्स भी कह सकता हूं, गॉट इट। लेट्स अज्यूम जिस तरह मेरे पास बीएस है, बीएस एक सीरीज है। सबसे पहले काम क्या डायग्नोस्टिक में चेक करना होता है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। मैंने बीएस को ओपन किया, डबल क्लिक करने के बाद फिर मैं व्यू पे गया। व्यू में जाने के बाद हमने कहा था कि दो तरीकों से मुझे पता चल जाता है डाटा कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। नंबर वन, मैं ग्राफ ड्रा कर लूं। जिस तरह इस केस के अंदर अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं, तो मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। तो ग्राफ में हमेशा एक एवरेज लाइन ड्रॉ हो जाए। अगर तो डाटा के अंदर एक एवरेज लाइन ड्रॉ हो सकती है तो इट मीन कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ग्राफ की मेथोडोलॉजी को हम इसलिए नहीं यूज करते कि इसमें फिर भी एम्बिग्विटी है, सब्जेक्टिव इन नेचर आ जाता है। तो रिसर्च के अंदर साइंटिस्ट कभी भी कोई भी चीज किसी मफरूजे हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर उसको मान नहीं लेते, हमेशा प्रूव करना पड़ता है साइंटिफिक वे के थ्रू। थ्रू स्टैटिस्टिक आपने प्रूव करना है कि यस दिस डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल उस सीरीज का यूनिट रूट टेस्ट ले लेते हैं। व्यू में गए, यूनिट रूट टेस्ट। अब यूनिट रूट टेस्ट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। डकी फुलर भी है, आर्गुमेंटेड डकी फुलर भी है, फिर इसके बाद फिलिप्स टेस्ट भी है। तो हमने क्या कहा था, हमने आर्गुमेंटेड डकी फुलर टेस्ट को ही यूज करना है। देन टेस्ट फॉर द यूनिट रूट इन, मेरे पास लेवल है, मतलब जो डाटा की करंट कंडीशन है। फिर मेरे पास फर्स्ट डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस मतलब अगर मैं डाटा का नेचुरल लॉग ले लूं तो वो डाटा फर्स्ट डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर सेकंड डिफरेंस, मतलब कि अगर मेरा डाटा फर्स्ट डिफरेंस एक दफा नेचुरल लॉग लेने के बाद भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, तो फिर मैं उसी सीरीज को दोबारा से नेचुरल लॉग ले लूं। गॉट इट। फिर मेरे पास यहाँ पे नीचे आ जाता है कि ट्रेंड और इंटरसेप्ट, कि डाटा के अंदर ट्रेंड पाए जा रहे हैं, कोई पैटर्न है या नहीं है, ये भी हमने देखना होता है। तो लिहाजा ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट को भी ओके कर दें। ओके करने के बाद मैंने ये मेरे पास आर्गुमेंटेड डीके फुलर के कुछ आउटपुट फाइल आए थे। इन आउटपुट फाइल्स के अंदर मेरे पास टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू और पी वैल्यू, अगर तो ये पी वैल्यू 0.05 से लेस है, इट मीन डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर 0.05 से ग्रेटर है तो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डाटा स्टेशनर नहीं है। तो अगर स्टेशनर नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं सिंपल फर्स्ट डिफरेंस ले लूंगा। लेट्स अज्यूम इस केस के अंदर मैं कहता हूं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये वैल्यू 0.000 नहीं है, ये वैल्यू 0.95 है। या कोई यहाँ पे हमारे पास एसेट्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी लॉग है इसका। सारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही आ रहे हैं मेरे पास। सारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स अज्यूम मैं कहता हूँ ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अगेन व्यू में जाऊंगा। व्यू में जाने के बाद यूनिट रूट टेस्ट, और यहाँ पे इस दफा फर्स्ट लेवल ले लूंगा। फर्स्ट लेवल को चेक मार्क करने के बाद ओके करूंगा, तो डाटा मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब आप अपने असाइनमेंट्स या जब आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इसको कोड करेंगे, तो मैंने क्या कहा था, टेबल्स को फ्रीज कर लेना, सेव कर लेना। मेथड क्या है, फ्रीज पे क्लिक करना है, नेम के ऊपर जाके टेबल 01, तो मैं इसको कह देता हूं यूनिट रूट, यूनिट रूट, और ये क्योंकि बीएस था अंडरस्कोर बीएस, ओके करूंगा तो मेरे पास ये आप देखें यहाँ पे टेबल सेव हो गया। गॉट इट। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या था कि हमने डाटा के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी चेक करनी है, हमने ऑटो को रिलेशन चेक करना है। ठीक, मल्टी कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी के लिए हमने वीआईएफ को, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को एज टूल यूज किया था। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वेशन रन करनी होगी। इक्वेशन को रन करने के लिए मेरे पास आपने क्विक पे जाना है, क्विक पे जाने के बाद एस्टिमेट इक्वेशन पे आना है। यहां पे हमने अपनी इक्वेशन लिखनी है। लाइक लेट्स अज्यूम मेरे पास इक्वेशन है बीएस स्पेस सी स्पेस डीआईवी स्पेस डीटीई स्पेस INST, जो भी आपकी इक्वेशन है आप इस पे लिख दें ROA स्पेस TA, और इसको सिंपल ओके कर दें। जो जो इक्वेशन का हिस्सा है, जो जो इक्वेशन के हिस्सा होंगी सिर्फ वही ये आपकी इक्वेशन बताएगी। जो इक्वेशन लिखी होगी आपने, ये इक्वेशन बताएगी कि क्या है। देखें, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप डाटा भी, लेट्स अज्यूम आप रिसर्च कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट जीडीपी के ऊपर क्या है, तो आप डाटा कौन सा लेंगे, इन्फ्लेशन का, जीडीपी का। तो आपके पास तो दो ही सीरीज होंगी, उसमें भी आपके पास ये सारी सीरीज है। अब आप जो इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे अपनी तरफ से बनाएंगे इक्वेशन, और जो जो उसके अंदर वेरिएबल होगा वो सिलेक्ट करेंगे इसमें। व्हाट इट जी। अच्छा, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, प्राइमरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आई है। मल्टी कोलिनियरिटी के लिए हमने क्या कहा था, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद हमने कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में जाना है। कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमने देखना है कि अनसेंटर्ड वीआईएफ, अनसेंटर्ड वीआईएफ की वैल्यूज, अगर तो ये अनसेंटर्ड वीआईएफ की वैल्यूज 5, वैसे थ्रेशोल्ड 5 है, लेकिन हम फॉर द सेफर साइड हम कह रहे हैं कि 10। अगर तो थ्रेशोल्ड
सॉरी VIF अनसेंटर्ड की वैल्यू किसी भी वेरिएबल की 10 से ग्रेटर है, इट मीन इस वेरिएबल के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब इस मल्टीकोलिनियरिटी को रिमूव करना है। हमारे पास इस केस में TA एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है। दो मेथड हमने कहे थे, वो कांस्टेंट है। दो मेथड हमने कहे थे, एक हमने कहा था लॉग ले लो, सीरीज का लॉग ले लो, उसके थ्रू भी सॉल्व हो सकता है, और दूसरा वेरिएबल जनरेट कर लो। हम फर्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। अगेन एस्टिमेट पे क्लिक करूंगा, TA के साथ एक वर्ड ऐड कर दूंगा विच इज लॉग, ब्रैकेट स्टार्ट, TA ब्रैकेट क्लोज। ओके, मेरे पास इक्वेशन रन हो गई है। गॉट इट। अब व्यू में जाऊंगा, अगेन कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक VIF। अब अगर देखें तो ये वैल्यू स्टिल इवन बढ़ गई है, 10 से थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, लिहाजा मेथड 1 फेल हो गया। अब सेकंड ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। सेकंड ट्रीटमेंट मेरे पास क्या थी कि मैं एक न्यू वेरिएबल जनरेट करूं, और जनरेट करने के लिए मुझे कमांड में इस वाइट वाले पोर्शन में जाना है। तो वेरिएबल जनरेट करने के लिए जो मैं कमांड यूज करता हूं, GENR, जनरेट स्पेस, उस वेरिएबल का नेम लिखना है जो आपने जनरेट करना है। मैं इसका कोई भी नेम आप रख सकते हैं, यू आर नॉट लिमिटेड कि आपने TA ही लिखना है। TA लिखेंगे तो एरर दे देगा, ठीक है। तो आपने कोई यूनिक नेम रखना है। तो मेरे पास क्यों ना मैं इसको TAL लिख दूं, ठीक है, मेक सेंस, डिफरेंट यूनिक नेम आ गया। स्पेस इक्वल्स टू का साइन, इस मेथड में आपने TA में से माइनस करनी है उसकी मीन की वैल्यू। अब मीन वैल्यू कहां से आएगी? मीन वैल्यू अगर आपके पास एक्सेल है, एक्सेल में भी एवरेज निकल आती है। ईव्यूज के अंदर हम सिंपल TA की सीरीज को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं व्यू में गया, व्यू में जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एंड विद इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टैट्स टेबल, यहां पे मेरे पास मीन वैल्यू आ गई है। इस मीन वैल्यू पे क्लिक किया और कंट्रोल C, कॉपी हो गया। अगेन कमांड वाले रीजन में आया, कंट्रोल V, यही चीज थी, ये लिखी हुई है, और यहां पे जाके मैंने इंटर प्रेस कर दिया, मैंने इंटर सिंपल प्रेस कर दिया। अब दोबारा हम इक्वेशन पे आते हैं। एस्टिमेट इक्वेशन में अब ये TA लॉग ऑफ TA रिमूव करके सिंपल जो न्यू वेरिएबल क्रिएट किया TAL, ये लिख के ओके कर देंगे। आउटपुट आ गई। व्यू में जाना, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक VIF। अब हम देखते हैं TAL, इसकी वैल्यू 1.2 हो गई है, विच इज लेस देन 5। हम 10 का थ्रेशोल्ड कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपका 5 का रेंज होती है, ठीक है। लेट्स अज्यूम ये फिर भी कम नहीं हुआ, ये फिर भी कम नहीं हुआ, तो फिर सोल्यूशन क्या है? ड्रॉप द वेरिएबल। जिस तरह जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले डायग्नोज करता है, डायग्नोज करने के बाद उस स्पेसिफिक ऑर्गन को या पार्ट ऑफ बॉडी को ट्रीट करता है। लेट्स अज्यूम अगर आपको खुदा न खास्ता डायबिटीज है और आपका पांव जो है वो जख्मी हो गया, डॉक्टर पहले ट्राई क्या करेगा कि किसी तरह ये पांव बच जाए। लास्ट सोल्यूशन क्या होगा? काट देगा। सिमिलरली मल्टीकोलिनियरिटी के केस में पहली कोशिश क्या है? कोशिश करेंगे कि डाटा को रेंज में लेके आए। दो मेथड थे, नहीं हुआ ड्रॉप कर दो वेरिएबल को। मल्टीकोलिनियरिटी डन होगी, इसको अब सेव कैसे? और आपने जब फर्स्ट टाइम हमारी इक्वेशन बनी थी वो वाला, क्योंकि मैं सेव करना भूल गया, लेकिन सेकंड टाइम वाला मैं इसको सेव कर लूंगा। फ्रीज किया, नेम पे जाके, और इसको मैं कह दूंगा कि टेबल 01, इसको MUL, कोई भी आप इसको यूनिक नेम दे दें, तो मल्टीकोलिनियरिटी का टेबल सेव हो गया। गॉट इट? अब नेक्स्ट क्या था मेरे पास? ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन के लिए हमने क्या कहा था? हमने डर्बन वाटसन की वैल्यू चेक करनी है। डर्बन वाटसन की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर क्या आ रही है?
0.62, ठीक है, विच इज लेस देन द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या था? 1.7 से 2.2। 1.7 से 2.2 की रेंज में अगर ये वैल्यू आती है तो इट मीन के आपके डाटा के अंदर ऑटो को रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। सोल्यूशन क्या है? बीमारी डायग्नोज होगी। अब सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सोल्यूशन सिंपल मेरे पास क्या है कि मैं यहां पे एक एडिशनल चीज ऐड करूंगा विच इज AR, ऑटो रेग्रेसिव। ब्रैकेट स्टार्ट 1, ब्रैकेट क्लोज। ऑटो रेग्रेसिव मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे BS है, BS अपनी ही लैग वैल्यू को लेगा। लैग वैल्यू मतलब प्रीवियस वैल्यू। लैग वैल्यू का क्या मतलब हुआ? प्रीवियस वैल्यू को लेगा एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फिर उसको रिग्रेस करेगा, अपने साथ रिग्रेस करेगा। अब हमने AR1 टर्म यूज कर दी, ओके करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू 1.81 आ गई, जो कि थ्रेशोल्ड के अंदर फॉल कर रही है। थ्रेशोल्ड क्या था अगेन? 1.7 टू 2.2। इट मीन इस डाटा के अंदर हमारा इशू सॉल्व हो गया। अब जो इक्वेशन बनेगी, अब जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के अंदर ये सारी चीजें लेटर ऑन मैं आपको बोर्ड के ऊपर वो इक्वेशन भी लिख के बता दूंगा। अब जब ये सारी ऐड हुई हैं तो एक हमारे पास, इसको मैं सेव कर लेता हूं, फ्रीज कर लेता हूं, फ्रीज, और इसको मैं कह देता हूं टेबल 1 और ऑटो कोरिलेशन। गॉट इट। अब लास्ट हमारे पास जो डायग्नोस्टिक रह गया था वो था हेट्रोस्डास्टिसिटी, कि डाटा की जो एरर टर्म है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं है तो इट मीन डाटा के अंदर हेट्रोस्डास्टिसिटी का इशू है। उसको कैसे निकालना है? जो आपके पास आउटपुट फाइल ये जनरेट हुई हुई है, इसी आउटपुट फाइल के व्यू में जाना है, रेजिडुअल डायग्नोस्टिक में जाना है और यहाँ पे हेट्रोस्डास्टिसिटी पे क्लिक करना है। हमारे पास मल्टीपल टेस्ट है, ठीक है, ब्रूश पुगान से लेके आर्च और वाइट टेस्ट तक। तो हम यहाँ पे वाइट को यूज करेंगे, वाइट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक F स्टैटिस्टिक्स आ रहा है और उसकी P वैल्यू आ रही है। अगर तो ये P वैल्यू सिग्निफिकेंट है, थ्रेशोल्ड 0.05, अगर 0.05 से लेस है इट मीन डाटा के अंदर हेट्रोस्डास्टिसिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये 0.05 से ग्रेटर है इट मीन डाटा के अंदर हेट्रोस्डास्टिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस मॉडल के अंदर हमारे पास हेट्रोस्डास्टिसिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इस सॉल्यूशन, इसको भी मैं सेव कर लेता हूं, फ्रीज, और इसको मैं कह देता हूं ये मेरे पास हेट्रो है, ओके। तो बस सिंपल, मसला ही खत्म। हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की चले जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे ये हेट्रोस्टास्टिसिटी एग्जिस्ट कर रही है, बीमारी डायग्नोज हो चुकी है। सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन इसका क्या है? एस्टिमेट। एस्टिमेट में इस वक्त हमारे पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मेरे पास एक विंडो ओपन हुई और इस विंडो में मेरे पास एक तरफ आर्मा लिखा नजर आ रहा है, आर्मा की विंडो है, और दूसरी तरफ कोफिशिएंट कोवेरियंस की, जो कि डिसेबल हुई हुई है। ईव्यूज 10 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, उसके अंदर आपका जो कोफिशिएंट कोवेरियंस है वो बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होगा, ठीक है। अब ईव्यूज 9 के अंदर मेरे पास ये डिसेबल्ड है, तो इसको अनेबल करने के लिए मैं आर्मा का मोड को चेंज कर दूंगा और इसको CLS पे ले आऊंगा, ML से लेके CLS पे ले आऊंगा, और यहाँ पे ये अनेबल हो गया। अब कोवेरियंस मेथड के अंदर जाके मैंने इसको हुबर एंड वाइट सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब ये जो मेरे पास मॉडल आया है ये मेरा फाइनल मॉडल है, इसके अंदर मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है, इसके अंदर जितना भी डाटा है स्टेशनर है, इसके अंदर ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसके अंदर हेट्रोस्डास्टिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसको मैं सिंपल सेव कर लूंगा, सेव
फ्रीज पे गया, नेम पे गया और इसको मैं कह देता हूं टेबल 05 और नेम दे देता हूं उसको फाइनल मॉडल। ओके, अब इसी टेबल को आपने कॉपी करके वर्ड की फाइल में पेस्ट करना है और जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी पी वैल्यूज देखनी होती हैं और इसके साथ कोफिशिएंट वैल्यूज देखनी होती हैं। थ्रेशोल्ड पी वैल्यू 0.05 से लेस होगी तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, अगर ग्रेटर है तो कोई इंपैक्ट नहीं है। पहला डिसीजन क्या लेना है कि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है या नहीं। लेट्स अज्यूम मेरे पास है डीआईवी, डीआईवी का बोर्ड साइज के ऊपर डिविडेंड का कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसकी पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05। बात खत्म, नेक्स्ट वेरिएबल पे आए। DTE, DTE has a significant impact on board size where the p value is 0.02। फर्स्ट स्टेज क्लियर। नेक्स्ट कितना इंपैक्ट है वो हमें बताएगा कोफिशिएंट की वैल्यू। अब कोफिशिएंट की वैल्यू में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। नेगेटिव का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अब यहां पे क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब जब जब डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज करेगी तब हमारे पास बोर्ड साइज डिक्रीज करेगा। गॉट इट। जब डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज करेगी तो बोर्ड साइज बीएस इंक्रीज करेगा। अब इस कोफिशिएंट की वैल्यू, बीटा की वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं, विच इज 0.01। इट मीन इफ बीएस की वैल्यू में इफ देयर इज ए चेंज इन बीएस, सॉरी, डेट टू इक्विटी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, अगर डेट टू इक्विटी की वैल्यू में 1 यूनिट का इंक्रीज आता है तो उसकी वजह से बोर्ड साइज के अंदर 0.01 यूनिट का डिक्रीज आएगा। गॉट इट। सिमिलरली आपने जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इस फाइल को सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करना है, देन सेव एज पे क्लिक करना है और जहां पे जिस भी ड्राइव में, जिस भी डायरेक्टरी पे आप सेव करने, लेट्स अज्यूम मैं कहता हूं कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं इसको नेम जो भी रखना चाहता हूं मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगी।